क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से लड़के की जिंदगी, जो बर्फीली पहाड़ियों और समरकंद की गलियों में बीती, हिंदुस्तान के इतिहास को कैसे बदल सकती थी? जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं, फरगना घाटी में पैदा हुए। उसकी नसों में तैमूर और चंगेज खान का खून बहता था और उसके दिल में जुझारूपन और साहस का आगाज जन्म से ही था। आप देख रहे हैं फन भी पढ़ाई भी, जहां पढ़ाई भी है और रोमांच भी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर की दास्तान। बाबर के जीवन की कठिनाइयां शुरू हो गईं जब वह सिर्फ 11 साल का था और अपने पिता का सिंहासन संभालना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में राज करना आसान कहां था। रिश्तेदारों ने गद्दारी की, दोस्त दुश्मन बन गए और हर तरफ धोखा ही धोखा था। समरकंद जैसे सपनों के शहर पर राज करना उसके लिए हमेशा चुनौती रहा। कई बार उसने इसे जीता, कई बार खो दिया। हर हार उसके भीतर आग बनकर जलती रही और इसी आग ने उसे एक सपना दिया, हिंदुस्तान, जिसकी समृद्धि की कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। सोने चांदी की नदियां, समृद्ध शहर और शक्तिशाली गद्दियां, ये सब उसके सपनों में थे। बाबर ने काबुल को अपना मजबूत गढ़ बनाया और वहीं से भारत की ओर देखा। उसने सोचा, एक दिन यह धरती मेरी होगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी पहले से मौजूद था। उसके पास लाखों की सेना और हाथियों का विशाल दल था। हालांकि उसकी सल्तनत दरारों में थी। असंतुष्ट अमीर और सैनिक उसके खिलाफ थे। बाबर ने ठान लिया, अब की बार पीछे नहीं हटूंगा। या तो दिल्ली की गद्दी मिलेगी या मौत। 21 अप्रैल 1522 को पानीपत का मैदान बाबर और लोदी की सेनाओं के आमने सामने आने का स्थल बना। लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और हजारों हाथी थे। बाबर की सेना केवल 15-20 हजार थी, लेकिन अनुशासित और रणनीति में अद्वितीय। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गड़गड़ाहट से हाथी घबरा गए, सैनिक भागने लगे। बाबर ने अपनी घुड़सवार सेना को चारों ओर फैलाया और लोदी की सेना को घेर लिया। अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। पानीपत की जीत ने साबित कर दिया कि रणनीति, अनुशासन और नई युद्ध कला जैसे तोपखाना किसी भी बड़ी संख्या को हरा सकती है। लेकिन बाबर के लिए यह केवल शुरुआत थी। पानीपत के 1 साल बाद 1527 में मेवाड़ का राजा राणा सांगा बाबर को चुनौती देने के लिए आया। राणा की सेना भी विशाल थी और कई अफगान अमीर उसके साथ थे। बाबर ने फिर से अपनी रणनीति और तोपों का सहारा लिया। युद्ध लंबा और भयंकर था। राजपूत योद्धा तलवारों के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन बाबर की अनुशासित सेना और तोपखाने ने राणा की ताकत को तोड़ दिया। राणा सांगा घायल होकर पीछे हट गया और बाबर ने अपनी दूसरी बड़ी जीत हासिल की। अब बाबर का नाम हिंदुस्तान में गूंजने लगा। दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठा यह तुर्की शहजादा अब सिर्फ विजेता नहीं था, बल्कि एक नया बादशाह बन चुका था। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने समझ लिया कि हर गद्दी के पीछे खतरे छिपे होते हैं, हर मुस्कान के पीछे धोखा और हर ताज के पीछे कांटे। अपने शासनकाल में बाबर ने यह भी देखा कि हिंदुस्तान केवल समृद्धि नहीं है। यहाँ की सड़कों, बाजारों और किलों में शक्ति और धन भले दिखता था, लेकिन असमानता और संघर्ष भी गहराई में मौजूद थे। उसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए किले जीते, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और प्रशासनिक नीतियां लागू की। बाबर जानता था कि मुगल साम्राज्य को कायम रखना आसान नहीं होगा। 1530 में बाबर बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और कहा, मैंने जो नींव रखी है उसे मजबूत रखना। यह ताज आसान नहीं है, हर रोज इसमें कांटे चुभेंगे, लेकिन मुगल वंश का सूरज अब हिंदुस्तान में ही उगेगा। बाबर की इच्छा के अनुसार उसका शव काबुल में दफनाया गया। बाबर की कहानी केवल विजयों की नहीं है, यह है साहस, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की कहानी। फरगना घाटी से लेकर पानीपत और खानवा के मैदानों तक उसने यह साबित किया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उसकी जीत ने भारत में 300 साल तक शासन करने वाला मुगल साम्राज्य शुरू किया, जिसने देश की संस्कृति, राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर, फरगना घाटी का बेघर शहजादा, जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा हार में गुजारा, अंततः हिंदुस्तान में विजेता बनकर इतिहास रच गया। पानीपत और खानवा की लड़ाइयां उसकी बुद्धिमानी, साहस और नई युद्ध कला का प्रतिफल थीं। यही है वह कहानी जिसने एक छोटे लड़के को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। इतिहास की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल फन
भी पढ़ाई भी को जरूर सब्सक्राइब करें।